तो वहां से एक विंग ब्रिटिश आर्मी का इस हक में था कि पार्टीशन हो जाए। कांग्रेस को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, नेहरू और इसकी सोशलिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म ये हमें शायद तंग करेंगे। बट जिन्ना इज प्रो वेस्ट, प्रो ब्रिटिश, और हमारी हर बात ये मानते रहे। मैंने जिन्ना को कोट किया उसके अंदर कि अगर माउंटबेटन ने कहा कि भी आप तैयार रहें कि अगर आपकी एप्लीकेशन आती है और हिंदुस्तान फिर भी कॉमनवेल्थ से बाहर रहता है, तो मे बी वी रिजेक्ट योर एप्लीकेशन, बिकॉज हाउ कैन वी एडमिट अ स्मॉल कंट्री एंड एलियनेट अ बिग वन। वो तो फिर खुद ही चले जाएंगे सोवियत यूनियन की तरफ। तो वहां पे आई कोट मोहम्मद अली जिन्ना सिंह के we will go to the British people, to the Commonwealth, saying how can a loyal people who have never ever opposed British rule, ये मैंने उनकी ये verbatim statement है, can be kept out of the Commonwealth. और मिस्टर चर्चिल has assured me his support. वो सारा इसी किताब में जिसको आपने पढ़ लिया है उसमें दोबारा चेक कर लें। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। इस इंटरव्यू के पहले हिस्से में हमने पाकिस्तान की क्रिएशन और उसकी आइडियोलॉजी पे बात की। इस हिस्से में हम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कायदे आजम कहा जाता है, उनके किरदार को डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे क्या जिन्ना वाकई वो जिन्ना थे जो हमें किताबों में पढ़ाया गया। तो चलिए डॉक्टर इश्तियाक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके पहले पार्ट की तमाम फाइंडिंग्स और तमाम बात के बाद ये चीज नजर आती है कि जिन्ना साहब शायद वो नहीं थे जिस तरह हमें किताबों में पढ़ाया गया। वो अंग्रेज का साथ भी दे रहे थे, कहीं कहीं उनसे लड़े भी, बात भी की। तो अगर आप हमें कैटेगोरिकली समझा सकें कि जिन्ना साहब अंग्रेज के सारे प्लान से बेखबर थे या वो उनके साथ इस्तेमाल होते रहे। बात यह है कि जिन्ना साहब का जो पहला किरदार है ना, वो तो बड़ा नेशनलिस्ट है और अंग्रेजों के साथ उन्होंने ठीक ठाक उनके बयान मैंने दिए हैं जो कि आउटस्टैंडिंगली नेशनलिस्ट हैं एंड वेरी क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश। तो ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब हमने ये जिन्ना पे किताब लिखनी शुरू की तो आई सेड आई शुड बी फेयर टू द मैन एज ही इज। तो जिन्ना का जो अपना पहला कैरेक्टर है वो बड़ा नेशनलिस्ट है, इंडियन नेशनलिस्ट का। वो कब वहां से शिफ्ट करके कहाँ चले गए वो किताब के अंदर पूरी मैंने ट्रेस की है उसकी बैकग्राउंड। इसमें कोई शक नहीं कि वो उस जमाने के बड़े लीडर थे, लीडरशिप क्वालिटीज उनमें थी। उनको फिर किसने इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए, वहां पे कौन था जो कर सकता था? ब्रिटिश ही कर सकते थे ना। देखो ब्रिटिश का मसला ये था, दे वर नॉट प्रो जिन्ना, they were anti-Congress, and they were anti-Congress because Congress wanted the freedom of India and the end of British rule. अगर इसके बरक्स मुस्लिम लीग कर रही होती फ्रीडम स्ट्रगल हिंदुस्तानियों के लिए और कांग्रेस होती जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो इक्वेशन एक और बन जाता। सो अंग्रेजों का चॉइस जो है वो तो उनकी अपनी इंटरेस्ट की बुनियाद पे होगा ना। तो मुस्लिम लीग का तो एक अपना था कि इन्होंने फिर हर वो नारा लगाया जिससे कि मुसलमान एक डर की सूरत में रहे। जिन्ना साहब को जब हम पढ़ते हैं या उन पे जो तनकीद की जाती है कि उनकी पर्सनल लाइफ में मजहब का कोई खास किरदार नहीं था, मैं उनकी पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये तब्दीली उनकी पर्सनैलिटी में किस तरह आई कि मजहब उनके पर्सनल लाइफ में तो कोई किरदार नहीं रखता, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने मजहब को इस्तेमाल करते हुए एक मजहबी रियासत बना दी। बात यह है कि लोगों की पर्सनल किरदार और उनका सियासी किरदार जो है वो कई दफा बड़ा अजीब सा होता है। मसलन ये मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मसलन हिटलर वाज अ वेजिटेरियन और उसने अपने इर्द गिर्द एक छोटा सा फार्म बनाया हुआ था जिसमें छोटे छोटे शीप और लैम्ब और ये रखे हुए थे। तो अगर कोई उसे वहां जाके देखे तो इससे ज्यादा पीसफुल इंसान तो कोई नहीं हो सकता ना। लेकिन वैसे उसने ऐसी जंग की कि 50 मिलियन लोग यूरोप में मारे गए, 25 मिलियन साउथ ईस्ट एशिया में। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन द टू? लोगों की पर्सनल जिंदगी एक होती है, उनकी एक अपनी सियासत जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मैंने, जैसे आप भी कह रहे हैं कि जिन्ना साहब की प्राइवेट लाइफ पे सिर्फ उतना ही जिक्र किया है जो कि पॉलिटिकली इंटरेस्टिंग है। 4-5 वर्षन है कि किन्होंने इन्हें जिन्ना साहब को बताया कि कैसे क्या करना है मस्जिद के अंदर जाके। मसलन एक
किताब में नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल किया है, ये एक है कि बरेलवी उलमा थे अपना अब्दुल हामिद बदायूनी, उनका क्लेम है कि ट्रेन में वो जिन्ना साहब के साथ थे, तो उन्होंने उन्हें समझाया कि ऐसे अपना हाथ बांधते हैं, ऐसे फिर सजदे में जाते हैं, तो ही लर्न द रिचुअल्स। फिर यहाँ पे पाकिस्तान पंजाब के थे, वो हिंदू घराने में पैदा हुए, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर, बाद में वो मुसलमान हो गए थे। के एल गाबा, कुंदन लाल गाबा, ही बिकेम खालिद लतीफ गाबा। वो उन्होंने लिखा है कि कैसे, वो कहते हैं मैं लेके गया इन्हें जामे मस्जिद लाहौर में और पूरे बताया कि पहले आपने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन लोगों ने अब ऐसी मिथ्स बना दी हुई हैं। मसलन सफदर महमूद साहब ने कहीं किसी किताब में से कोट किया है, और वो पाकिस्तान में बड़ा माना जाते हैं एज एकेडमिक और जिन्ना स्कॉलर और पाकिस्तान स्कॉलर एंड सो ऑन, कि एक दफा मौलाना हजरत मोहानी गए बॉम्बे और जिन्ना साहब के घर चले गए, तो वो नौकर ने कहा कि आप बैठे हैं, वो जरा अभी आ रहे हैं। तो वो बैठ गए, तो जिन्ना साहब तो नहीं थे आ रहे। तो उन्होंने कहा यार ये तो दिस इज नॉट जिन्ना, वो तो जब टाइम दिया होता है तो इज पंक्चुअल देयर। तो उन्होंने वो उठ के खड़े हो गए और देखा एक दरवाजा सा खुला हुआ है। तो कहते हैं मैंने दरवाजे से अंदर देखा तो जिन्ना साहब मुसल्ले पे लेटे हुए हैं और धाड़ धाड़ अल्लाह के सामने कर रहे हैं कि मेरी मदद करो, या जो भी अल्लाह से वो कर रहे हैं। अब उन्होंने बना दिया कि जिन्ना वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट मुस्लिम बट अ वेरी पायस मुस्लिम। तो जिन्ना साहब की जो आप चाहे स्टोरी ले आते हैं आगे। अब मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि जी वो सिलसिला कादरिया में सुन्नी हो गए हुए थे। एक मुझे खुद पीर फैमिली के मिले, उनका नहीं जी वो चिश्तिया ऑर्डर जो थे सुन्नियों के, उसमें हो गए थे। 40 साल से मेरे बुजुर्गों के साथ उनकी कम्युनिकेशन हो रही थी, और मुमकिन है कोई ऐसा खत खुद जिन्ना हैड द ग्रेट विजडम के हर एक को खुश रखो, तो उन्होंने कर भी दिया होगा, बिकॉज रिलीजियसली ही वाज नॉट यानी वेरी सीरियस अबाउट इट। वैसे जो हमें पता है कि जब वो इस्माइलियत उन्होंने छोड़ी है या उन्हें निकाल दिया गया है, तो वो असना शरी शिया हुए, लेकिन बाद में मजलिस में किसी जाने का कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मिलादुल नबी में गए हैं क्योंकि मेजॉरिटी मुसलमानों की सुन्नियों की थी। तो जिन्ना साहब हैड अ वेरी प्रैक्टिकल, उसे कहते हैं अमेरिका में कहा जाता है सिविक रिलीजन, रिलीजन इन द सर्विस ऑफ द स्टेट। हम यहाँ कह सकते हैं रिलीजन इन द स्टेट ऑफ, इन द सर्विस ऑफ पॉलिटिक्स। जिन्ना साहब ने पॉलिटिकली इस्लाम को इस्तेमाल किया है। हाँ। जिन्ना साहब के बहुत सारे बयान और बहुत सारे स्कॉलर्स ये लिखते हैं कि वो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। कहीं वो 11 अगस्त की तकरीर भी करते हैं और कहीं वो ये भी कहते हैं कि हमने हमारे लिए शरीयत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जिन्ना साहब, अगर मैं सवाल को इस तरह पुट करूं, वो खुद अनक्लियर थे या वो हमें अनक्लियर बना रहे थे? नहीं, he was what is known as a thoroughbred politician. उन्होंने हर वो बात की है जो उनको उसका, देखें वो बेसिकली उनका जो ओरिएंटेशन थी वो वकील की थी कि कैसे केस जीतना है, और केस में आप वही आर्गुमेंट्स देते हैं जो जरूरी नहीं दुरुस्त हो, लेकिन कोर्ट में वो आपके कामयाब आ जाते हैं। तो इस तरह ही उन्होंने लोगों को जैसे ग्रुप आया वैसी बात कर दी। मसलन तायरा मदर अली खान, ये मदर अली खान, ये तारिक अली की वालदा जो है, ये पुराने कम्युनिस्ट हैं अपना लाहौर के, मशहूर लोग हैं। तो इनकी वालदा ने मुझे कहा कि 46 में जिन्ना साहब आए हुए थे पाकिस्तान लाहौर, तो मेरी भी मुलाकात हो गई। तो वो कहते हैं यंग लेडी आई हैव हर्ड यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने कहा मिस्टर जिन्ना यू वांट टू डिवाइड people on the basis of religion. I'm not in favor of it. And वो कहती है he said to me, don't you worry my young lady, in the morning you will be in Lahore, in the evening you will go to Amritsar, that's how we will have it. तो ये भी बयान है कम्युनिस्टों को, और जो देखा कि वो इस डिवीजन के हक में नहीं है वहां पे ये बयान है। इनको कहा कि पाकिस्तान का नारा क्या, ये लगाते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह, और जैसे लिया था हिंदुस्तान वैसे लेंगे पाकिस्तान, यानी कि बाय फोर्स। ये सारे नारे मेरी पंजाब वाली किताब के अंदर है। इन्होंने खुद नहीं लगाया, डजंट मीन एनीथिंग। यही तो कमाल है पॉलिटिशियन का कि अपनी आर्गुमेंट को वो विद इन द लॉ रखे और बाकियों को करने दे, जिससे उसका मकसद पूरा हो रहा है। और सियासत जो है, वैसे माफ करना,
बाकी सियासतदान भी शायद ऐसे ही करते हैं, किसी और पे आएंगे तो तब भी ऐसे होगा। मसलन गांधी ने राम राज को क्यों इस्तेमाल किया, उस पर इल्जाम है ना, तो ये था कि हाउ टू ब्रिंग द मासेस इनटू द मूवमेंट। अब उस पर इल्जाम यह है कि वो हिंदुज्म को ले आया, लेकिन बात सुने, 1937 में जब गांधी जी को बुलाया गया बिहार में, जब पहली कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है, कि आप खिताब करेंगे जो मेंबर हैं लेजिस्लेचर के कांग्रेस के, तो वहां उन्होंने कहा कि, और ये इस ऑन रिकॉर्ड ये भी मैंने कोट किया है, लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा आर mythical figures and not part of history, and the idea of government which I have in mind is that of Abu Bakr and Umar. तो पॉलिटिशियन ये करते हैं, मकसद ये है कि क्या मजहब को इस्तेमाल डिवाइड करने के लिए किया जा रहा है या लोगों को एक जगह लाने के लिए किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने अपनी इवनिंग प्रेयर्स का शुरू किया था थ्रू कोटेशन फ्रॉम द कुरान की वर्सेस होती थी, बाइबल होती थी, फिर गीता होती थी, और शायद कोई और एक दो मुकद्दस किताबों का, और उसमें वो ये ढूंढते थे कि सबके अंदर जो ह्यूमनिज्म की बात है ना, प्यार की, वो एक्सेप्ट की जाए। तो मजहब को तो उन्होंने भी इस्तेमाल किया है, मगर मकसद क्या था ये एक और बात है। जिन्ना साहब ने हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, एंड आई एम नॉट सेइंग ये गलत है ये सही है, आई एम सेइंग दिस वाज द पर्पस एंड दिस वाज द मोस्ट इफेक्टिव वेपन कह लें, टूल कह लें, इंस्ट्रूमेंट कह लें, एंड दिस इज हाउ पॉलिटिक्स इज, कि यू यूज एन आर्ग्यूमेंट टू मोबिलाइज पीपल। लेकिन मेरी जो बात है कि एवरीथिंग हैज कॉन्सिक्वेंसेस, ये वो लोग भूल जाते हैं ना। जिन्ना साहब ने 11 स्पीच 11 अगस्त की स्पीच करके क्या ख्याल था जो 7 साल वो कहते रहे हैं वो लोगों की कॉन्शियसनेस से दूर हो जाएगा? ये कभी नहीं होता। इश्तियाक साहब अपनी किताब में लिखते हैं, और मैंने आपके इंटरव्यूज में भी सुना, कि जिन्ना साहब जब दिल बर्दाश्ता होकर हिंदुस्तान छोड़ गए थे और 3 साल तकरीबन वो इंग्लिस्तान में रहे, उनकी उस जिंदगी का रिकॉर्ड नहीं मिलता। हाँ, मतलब देखें उनकी पब्लिक लाइफ के जो है ना, वो प्रिवी काउंसिल में जो उनके केसेस हैं वो ही शायद है, और वहां पे उन्होंने खूब कहते हैं कि पैसे कमाए, बहुत पैसा बनाया। हाँ, ये इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी 3 साल पॉलिटिकली क्या बिल्कुल इनएक्टिव था, कट ऑफ था? मेरा मतलब है उस पे कोई काम नहीं हुआ। क्योंकि फिर मैं कुछ इस पे आर्ग्यूमेंट्स पढ़ रहा था कि वो फिर वापस आते हैं और अचानक पाकिस्तान की डिमांड रखते हैं और सब। इससे फिर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज खड़ी होती हैं कि वो 3 साल में किससे मिले होंगे, क्या मामला हुआ होगा। ठीक है, मैंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को कभी अपनी रिसर्च में नहीं रखा, क्योंकि जो चीज आप एस्टेब्लिश ना कर सके रीजनेबली भी, एक तो होता है ना विद 100% एविडेंस, जैसे आप कह रहे हैं डॉट्स भी ना मिलते हो सकता है 3 साल उन्होंने सिर्फ प्रीवी काउंसिल की वो की है वकालत, और वो जाके थिएटर देखते रहे हैं और कॉन्सर्ट सुनते रहे हैं, शायद उन्होंने ना किया हो, मगर उस पीरियड पे कुछ रिसर्च नहीं हुई कि वो क्या करते रहे इसके अलावा। सही, ये मेरी पोजीशन है। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं आने के बाद वो पूरा उनका तरीका ही बदल गया, तो कुछ लोगों का ख्याल है शायद इस जमाने में कोई ब्रीफिंग हुई होगी, बट आई हैव नॉट गॉन इनटू बिल्डिंग माय रिसर्च ऑन ए सस्पिशन। अलबत्ता आने के बाद जो उन्होंने फिर किया है वो भी एकदम जाके वो ऐसे नहीं हुआ। वो तो कांग्रेस की भी चंद गलतियां हैं जो इलेक्शन 37 का है ना, उसके बाद उनके दिल में ये सब चीजें होंगी, तब मौका भी कांग्रेस ने उन्हें फराहम किया है। ट्रेन के अंदर तो होती है ना चीजें, मुझे लेकिन उनका रास्ता कोई नहीं मिल रहा होता। लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत हो जाए वहां पे, फिर आप जो आपकी पहले भी शायद सोच हो वो आप ले आते हैं। तो जिन्ना शुड बी जज्ड इन द सर्कमस्टांसेस एज दे डेवलप। इश्तियाक साहब, पहले हिस्से में आपने ये एस्टेब्लिश किया अपनी बातों से और अपनी किताब में भी कि जिन्ना साहब कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ काम करते रहे और उनका वो इमेज कम से कम नहीं है जो हमने किताबों में पढ़ा। जी जी जी। तो फिर ये एक मुश्किल सवाल है कि क्या जिन्ना साहब फिर कायदे आजम का टाइटल और जो इज्जत उन्हें बाबाए कौम की हैसियत से मिलती है वो डिजर्व करते हैं? देखें, ये आई थिंक वो डिजर्व इसलिए करते हैं कि जिन लोगों के लिए उन्होंने एक मुल्क बनाया उनको बहुत बड़ा चांस तो दिया ना। यानी यहाँ से हिंदू सब चले गए, सिख सब चले गए,
जिनके पास ज्यादा एजुकेशन थी, जिनके पास ज्यादा रिप्रेजेंटेशन थी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, और तो उनके जाने से एक पूरी टेरिटरी मिल गई मुसलमानों को जो पीछे रह गए थे एजुकेशन में, इकोनॉमिकली। तो उनके लिए तो वो इस तरीके से लीडर है, चाहे उन्होंने जिना अंग्रेजों के साथ मिलके किया है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वो तो यही कह सकते हैं ना कि हिंदुओं से निजात दिलाने की यही तरीका था कि अंग्रेज के साथ मिल जाए। लेकिन फिर वो आगे लॉबी भी तो करते रहे ना अंग्रेजों के लिए कि हम आपके लिए मार्शल का भी काम करेंगे, हम आपके काम भी आएंगे। नहीं, वो तो उन्होंने किया है, वो असल में इन्होंने छुपा दिया पाकिस्तान में, ये वाला छुपा दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ पहली वाली बात जो है कि ये आर्ग्यू किया जा सकता है भी मुसलमानों को उन्होंने आजाद, वहां पे तनकीद ये है, जो मेरी तनकीद किताब के अंदर है, कि ये तो वहां ही पाकिस्तान बना ना जहां पे पहली पाकिस्तान था, मेजोरिटी थी। और जो भी जब से इलेक्शन हुए थे हमेशा चीफ मिनिस्टर जो थे वो मुसलमान ही होते थे, सिंध के भी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के भी, और पंजाब के भी, और बंगाल के भी। तो वहां पे तो पहले ही पाकिस्तान था जहां पे पाकिस्तान बना। और जिन मुसलमानों को वो कहते थे तबाह हो जाएंगे, एनाहिलेट हो जाएंगे, वो तो बेचारे हिंदुस्तान में छोड़ा है ना। वो इस तरीके से तनकीद मेरी है। अगर आप जिन्ना के किरदार को, तमाम किरदार को, और नेहरू के किरदार को कंपेयर करें और आपसे ये जी, कहा जाए कि इनमें से बेहतर लीडर पिक करें, तो आप किसे पिक करेंगे? वो तो विदाउट एनी डाउट जवाहरलाल नेहरू। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए नेहरू, महात्मा गांधी का तो वो हो गया ना असैसिनेशन, तो जो सेक्युलर इंडिया बना वो तो जवाहरलाल नेहरू की क्यादत में कंसोलिडेट हुआ ना। और उस बेचारे में तो इल्जाम ही ये है कि ये प्रो मुस्लिम था और इसने हिंदुओं के राइट्स को नहीं अपना तरजीह दी। सेफगार्ड नहीं किया। हाँ, तो अगर हिंदू ही ये उसके मुतालिक ये कह रहे हैं, या तो मुसलमान कहते हो ना, तो मैं उस पर कोई बात भी करूं। ठीक है, कश्मीर के मुसलमानों को इतराज हो सकता है, उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों, मेरे यहाँ पे दोस्त हैं इंडियन, अंसारी साहब, वो कहते हैं कि मैं तब स्कूल में था वहां पे शाहजहानपुर में, तो जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई है तो मैं भी रोने वालों में था। और ये एक बच्चे थे, यानी यंगस्टर। एक आम मुसलमान का सेंटिमेंट यही था कि उसके होते हुए मुसलमानों को प्रोटेक्शन थी। जवाहरलाल नेहरू के दौर में सोमनाथ मंदिर को दोबारा रिस्टोर किया गया और उन्हें इनवाइट किया गया कि वो जो होता है ना ओपनिंग सेरेमनी का वो फीता काटना आपकी। ही सेड आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट्स नॉट माय ड्यूटी, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाइंडेड दैट व्हाई ही डिड नॉट डू इट। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा वो करके भी दिखाया। और वो सेक्युलर इंडिया चाहते थे विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और होना भी चाहिए। जिन्ना साहब ने जब पाकिस्तान बनाया तो इतना मजबूत सेंटर बन गया कि प्रोविंसेस की जो हक है वो ही खत्म हो गए। लेकिन ये तो नेहरू रिपोर्ट के इसलिए खिलाफ थे कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात थी। बाद में खुद ही पाकिस्तान में बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटर बना दिया। चले, ये तो बात हुई तो जवाहरलाल नेहरू के साथ वो पोलिटिकली एनलाइटेंड आदमी था। जिन्ना साहब एक बड़े कामयाब वकील थे। दोनों में फर्क है ना ओरिएंटेशन का, कि आपने कितना फलसफा पढ़ा हुआ है, कितनी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी हुई है, और कितना आपने केस को जीतने के टेक्निक सीखे हुए। बिग डिफरेंस। और यही आपकी पिक पार्टीशन से पहले भी रहेगी कि नेहरू पार्टीशन से पहले भी मामलात में जिन्ना साहब से बेहतर थे? नहीं, एक बहुत बड़ी गलती तो नेहरू ही की है ना। अब उस पर भी झगड़ा है कि वो है कि जब इलेक्शन 37 का हुआ है तो उससे पहले यूपी के लेवल पे कुछ जेंटलमैन अंडरस्टैंडिंग थी कि जो भी रिजल्ट होगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर हुकूमत बनाएंगे। इलेक्शन जब रिजल्ट आया तो मुस्लिम लीग को तो कुछ भी नहीं मिला ना, वहां पे कांग्रेस का स्वीप हो गया। तो वहां पे नेहरू ने अपनी तरफ से तो कॉन्स्टिट्यूशनली पॉलिटिकली ही वाज करेक्ट कि साफ जाहिर है कि मुसलमान जो है वो तो मुस्लिम लीग के साथ नहीं है। तो ये मुस्लिम लीग तो मुसलमानों की जमात नहीं है। मगर मसला ये था कि मुसलमानों का तब वोट रीजनल पार्टीज के साथ था। पंजाब में पंजाब यूनिस्ट पार्टी के साथ, सिंध में उनकी जमातें थीं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खुदाई खुदमतगार थे, बंगाल में भी वो अपना 2-3 विंग थे। खैर इन्होंने फिर क्या किया कि जो मुस्लिम लीग के लोग हैं ना मुंतजिर कि उनको मिनिस्टरशिप मिले,
वो मुस्लिम लीग से रिजाइन करें और दे शुड जॉइन कांग्रेस। जब ये हुआ तो देन जिन्ना सेड के नहीं, अब ये जाहिर होता है कि कांग्रेस एक डिक्टेटरशिप है और ये हिंदू पार्टी है। अल्टीमेट फैसला तो नेहरू का ही है ना, जो ये यूपी कांग्रेस के, लेकिन नीचे से किसने इनको कन्विंस किया? कुछ किदवाई का नाम लेते हैं कि वो इनके बड़े करीब थे, कि उन्होंने एडवाइस किया। तो 5-6 नाम मुसलमानों के हैं कि अल्टीमेटली तो फैसला जवाहरलाल नेहरू का ही है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जवाहरलाल नेहरू का। अगर वो उनको अकोमोडेट कर लेते विदाउट ह्यूमिलिएटिंग मुस्लिम लीग, तो शायद एक और फॉर्मूला निकलता। तो मैंने अपनी किताब में नेहरू को पसंद करते हुए भी उसकी जो गलतियां हैं वो हाईलाइट ही की हैं, और किताब के अंदर यही होना चाहिए अगर आप रिसर्चर हैं। इश्तियाक साहब, जिन्ना साहब की डेथ बड़ी अजीब सी हुई है, मतलब जी जी, जहन नहीं मानता कि वो नेचुरल डेथ है। आपकी इस पे कोई फाइंडिंग्स है? वो भी पूरा चैप्टर, मतलब पूरा किताब के अंदर मैंने पूरा जो है ना दिया है। उसके अंदर असल में बात यह है कि ये दो मेन सोर्सेज हैं वेरी क्लोज। एक डॉक्टर इलाही बख्श जो उनके पर्सनल फिजिशियन थे, और एक फातिमा जिन्ना। उनकी 2-3 एडिशंस आ चुकी हैं किताबों के, और इल्जाम ये है कि जो पहले उन्होंने लिखा था वो बाद में नहीं, वो तब नहीं छपने दिया, हुकूमत ने ये कर दिया वो कर दिया। तो मैंने दोनों तीनों जो वर्षन जो मेरे हाथ में आए वो मैंने उसमें डेल दिया। उससे तो ये लगता है कि कोई ऐसी कंस्पिरेसी नहीं थी, ही वाज डाइंग एज सच। और वहां पे जो डिले भी हुई है वो 2 घंटे की हुई है, ज्यादा नहीं हुई। अच्छा। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वो हमारी तो है ना तमीद हम बांध देते हैं, वो 2 घंटे की हुई है। क्या एम्बुलेंस का ब्रेक डाउन है वो पहले से ही प्लान था या हो गया? अगर हो गया तो क्यों एक और का इंतजाम नहीं था? क्या उस जमाने में ऐसे एम्बुलेंसेज होती थी? आई हैव नॉट टेकन अ पोजीशन, मगर मैंने उसको डीमिस्टिफाई किया है बाई इलाही बख्श की दोनों वर्जन्स को लेके, और मादरे मिलत की तो लेटेस्ट वर्जन है, उस पे जो भी मैंने सुना है वो भी मैंने लिख दिया। इश्तियाक साहब, आपने फातिमा जिन्ना की बात की। जी, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मुझे ज्यादा कुछ ना सुनने को मिला ना पढ़ने को मिला कि फातिमा जिन्ना की जिंदगी जिन्ना साहब के बाद कैसी थी। जिन्ना की जिंदगी के बाद फातिमा जिन्ना ने तो क्लेम किया ना उनकी सारी प्रॉपर्टी को कि आई एम द एयर, और वो कोर्ट केस भी हुआ जिस पे बताया जाता है, मैंने किताब में उसका जिक्र नहीं किया, आई डेंट वांट टू टेक टू मेनी इश्यूज। वो यही है कि कोर्ट के अंदर फिर लियाकत अली खान को जाकर कहना पड़ा कि वो वाकई असना शरी थे, तो इसलिए प्रॉपर्टी, शिया लॉ के अंदर औरतों के राइट ज्यादा हैं प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के सुन्नियों से। तो उसमें से फिर जितनी भी मादरे मिलत को या फातिमा जिन्ना को मिल सकती थी उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली। शी लिव्ड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। मैं पॉलिटिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ। कोई पॉलिटिकल नहीं थी उनकी, कोई पॉलिटिकल लाइफ का जिक्र ही नहीं है। नहीं, वो अल्टीमेटली और उनको जब अयूब खान के खिलाफ लड़ी और उनकी काफी सारी वो तकरीरें ठीक है, जब ये गए हैं उनके पास तो पहले शी वाज नॉट एट ऑल कीन टू कंटेस्ट इलेक्शंस। वो तो इनकी इज्जत ही नहीं थी करती, ये दौलताना और ये इन्हें, दे शी लुक डाउन अपॉन देम एज डिड हर ब्रदर। वो इनको बेहुदा लोग समझते थे, मगर पता नहीं इन्होंने क्या जाके उन्हें कहा कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, पाकिस्तान को बचाना है तो आप ही कायदे आजम की हमशीर हैं, आपको कोई चैलेंज नहीं करेगा। तो इस तरह वो आई हैं, बट शी वाज नॉट अ वेरी विलिंग कैंडिडेट, आई कैन टेल यू दैट, नॉट एट ऑल। एक और बात भी सुन ले, जी प्लीज। जब ये अपना मिलिट्री कू है तो डॉन के अंदर बयान है फातिमा जिन्ना का वेलकमिंग द मिलिट्री गवर्नमेंट, कि अब शायद पाकिस्तान क्या कहते हैं किसी मुनासिब राह पे लगाया जाए। ठीक है। वो डॉन का है और मेरी किताब उसमें भी छप गया, गैरिजन स्टेट में पढ़ लें आप। मेरी सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी वेरीफाइएबल है। ठीक है। फातिमा जिन्ना की किताब मैंने पढ़ी और उसमें वो एक वाकया जिक्र करती हैं कि लियाकत अली खान एक बार जिन्ना साहब की अयादत करने आए। जिन्ना साहब बीमार थे और जिन्ना साहब ने लियाकत अली खान से मिलने से इनकार कर दिया और फातिमा जिन्ना को कहा कि ये मेरी तबीयत देखने नहीं आया, ये देखने आया कि मैं मरूंगा कब। तो लियाकत अली खान ये वाकई उनकी किताब में है। वो ये है कि लियाकत अली खान को शायद वो मिले थे, लेकिन जब वो चले गए तो बाद में कहते हैं कि उन्होंने ये कहा। इट्स पॉसिबल। तो लियाकत अली खान का किरदार फिर मशकूक नहीं हो जाता इस तमाम मामले नहीं, ये क्यों हो जाता है? लियाकत अली खान को वो जैसे ट्रीट करते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर होते हुए,
वो मिनिस्टरों के साथ बैठते थे और प्रिजाइड जिन्ना साहब करते थे, और वो हर जगह उन्हें झाड़ देते थे. He treated लियाकत अली खान as dirt all the time. तो हो सकता है जिन्ना को अपने ही शक हो कि ये मुझे चाहता है कि मैं मर जाऊं. जिन्ना ने उससे कोई अच्छा तो हैंडल नहीं किया. मैंने एक किताब में एक और चीज भी लिखी है कि 1946 में जब शिमला कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो व्हेन बॉम्बे से ट्रेन पहुंची दिल्ली में, तो लियाकत अली खान वांटेड टू जॉइन जिन्ना साहब इन हिज, उनका अपना डब्बा होता था. तो उन्होंने कहा कि कैन आई जॉइन यू सर? तो उनके वाई नहीं दी उनसे अपना जगह, वो बेचारे को किसी और डब्बे में आना पड़ा साथ. जिन्ना साहब के बड़े इस किस्म के थे टेंट्रम्स. हो सकता है लियाकत अली खान चाहते भी हो ये, यार मैं कुछ नहीं कह सकता. सही है. I have kept away from these scandals because what's the point? Should we say that Liaquat Ali Khan was a bad man? Well, that's a very convenient thing to say. Does it prove that Jinnah Sahab was a great man? Why? एक ओपिनियन है, वो भी क्वेश्चनेबल है. असल बात तो ये है कि फातिमा जिन्ना का और राना लियाकत अली खान का, पंजाबी में हम कहते हैं इट कुत्ते दा वैर, ये था कि वो कहती थी मैं फर्स्ट लेडी हूँ, ये कहती थी मैं फर्स्ट लेडी हूँ. ये कभी भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रही. तो ये हो सकता है पता नहीं उनके भाई ने कहा या नहीं कहा, इन्होंने अपने पास से लगा दिया. मेरी किताब इन चीजों पे फोकस नहीं करती. ठीक है. They are the type of gossip we love to go around telling. It adds nothing but confusion. नहीं, लेकिन अगर इस गॉसिप पे, अगर आप इसे गॉसिप कहें, हम इस पे तवज्जो ना दें, या अगर हम तवज्जो दें तो देखिए ना पिक्चर क्या बनती है. हम आपको एक सामने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी प्रेजेंट करता हूं. लियाकत अली खान चाहते हैं कि जिन्ना साहब मर जाएं फॉर एग्जांपल. अच्छा. और अल्टीमेटली फिर जिन्ना साहब ने किसी मजबूरी के तहत ही लियाकत अली खान को बनाया होगा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो उन्हें पसंद नहीं करते. तो यकीनन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. ये मैंने कहा है कि उन्होंने 1936 में सिंध में कहा है कि माय चॉइस एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द मुस्लिम लीग इज लियाकत अली खान, एंड जिन्ना साहब सिलेक्टेड लियाकत अली खान एज प्राइम मिनिस्टर. सोहरवर्दी का नाम भी आया था जी, हुसैन शहीद सोहरवर्दी. तो ये लियाकत अली खान को चूज जिन्ना साहब ने किए. तो फिर ट्रीट क्यों खराब तरीके से करते थे? नहीं, वो तो इसीलिए है ना कि प्राइम मिनिस्टर भी तुम्हें मैं बना रहा हूँ, तुम क्या हो. सही. उनका तो ये कहना है मशहूर, वो मैंने कोट भी किया है कि पाकिस्तान वाज, आई क्रिएटेड पाकिस्तान विद माय टाइपराइटर. ये आम उनका कहना है कि ये कौन थे, और सच्ची बात है वो बाकी लोग कुछ भी नहीं थे. ऐसे ही है. जिन्ना साहब वाज अ टावरिंग पर्सनैलिटी. भाई ये अपनी जगह पे ग्रांट करना पड़ेगा, वरना किसी की झाड़ कोई क्यों खाता है भाई? मुझे कोई झाड़ सकता है? ऐसे ही है. Unless I submit to the superiority of that person. ये सारे मीडियोकर प्लेयर्स थे. बुरे लोग शायद ना हो, शरीफ लोग हो सकते हैं, बदमाश भी हो सकते हैं. ये एक वैल्यू जजमेंट है. बट एज कंपेयर टू जिन्ना, दे वर ऑल हिज चॉइस. प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने बनाया. डजंट मीन कि वो प्राइम मिनिस्टर को बाद में झाड़ने उनकी कैबिनेट में ना जाते, जो कि गवर्नर जनरल कभी नहीं जाता. He used to go and sit there, और वो बेचारा वहां बैठता था, और जो ये फैसले करते थे वो साइन कर देता था एज प्राइम मिनिस्टर. तो इनको अपना भी तो हो ना ख्याल कि यार मैं इसको इस तरह ट्रीट करता रहूं, तो ये तो चाहता है कि मैं मर जाऊं. I'm now thinking for you. Please. How we should think. But I'm saying these are not essential things. ठीक है. जिन्ना साहब के पार्ट में आखिरी 2 सवाल. ये जो जिन्ना साहब का ये एक किरदार मिलता है, और आपने भी अभी जिक्र किया कि वो कभी लोगों से बदकलामी तो शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन गुस्से में बात करते थे, कभी एज यू सेड डर्ट की तरह ट्रीट करते थे. तो क्या जिन्ना साहब खुद पसंद थे? खुद पसंद का क्या मतलब होता है यार? सेल्फ ऑब्सेस्ड. अगर मैं, he was definitely a very arrogant man for right and wrong. उन्होंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, ये कम है बात. he never said कि I made a mistake. सिर्फ 11th अगस्त स्पीच में एक जगह पे कहीं कहते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल था पार्टीशन
नहीं होनी चाहिए, ये सही था, ये गलत था, ये वक्त ही बताएगा, मगर मुझे यकीन है कि ये सही थी। इट्स द ओनली टाइम जहां पे उन्होंने इस शक का जिक्र भी किया है, वरना ही हैज नेवर एवर एडमिटेड दैट ही वाज रॉन्ग इन एनीथिंग। ये तो उनका किरदार है, और ये किरदार ना होता तो इतनी स्ट्रगल करके, यानी पूरी कांग्रेस को आगे लगा के पाकिस्तान का विन करना कोई आसान तो नहीं है ना। ऐसे उनको इस तरीके से भी देखो, एज अ ह्यूमन पर्सन, एज अ लीडर एंड ऑल दैट। आई एम नॉट अनफेयर टू हिम, व्हाई शुड आई बी? आई एम नॉट हियर टू जज पीपल, आई एम ओनली टू शो कि इफ यू डू थिंग्स दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस। ये लोग नहीं, इस तरह नहीं देखते ठीक है कि जी उन्होंने 11/11 की स्पीच कर दी तो वो कोई अलादीन का चिराग है कि ठप एक किया और वो सारे पुराना खत्म हो गया, और लोगों ने वो सोचना शुरू कर दिया जो जिन्ना साहब चाहते थे। और क्या जिन्ना साहब वाकई ये चाहते थे कि हिंदू हिंदू ना रहे, मुसलमान ना, या ये एक स्पीच का खास कॉन्टेक्स्ट है जो किताब के अंदर मैं बताता हूँ, व्हाई ही मेड दैट स्पीच। ठीक है वो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा। Sure. The whole book is not now for you. थैंक यू सर, थैंक यू कुछ तो सर। मिस्ट्री रहनी चाहिए ना, मिस्ट्री जरूर कुछ तो रहनी चाहिए। हाँ जी, जरूर हाँ जी।